नमस्कार। कभी सोचा है कि एक ऐसा समाज कैसा होगा जहां किसी का पूरा जीवन, उसके अधिकार और उसका भविष्य सब कुछ जन्म के साथ ही तय हो जाएं? आज हम मौर्य काल से भी पहले के भारत की दुनिया में जा रहे हैं, एक ऐसे सामाजिक ढांचे को समझने जिसने हजारों साल पहले व्यवस्था और बंटवारे को एक बिल्कुल नया मतलब दिया था। हम जो भी बात करने जा रहे हैं उसका आधार है ये प्राचीन लेख, जो उस दौर के समाज का एक बहुत ही दुर्लभ दस्तावेज है। ये हमें उन नियमों और विश्वासों की एक कीमती झलक देता है जिन्होंने लाखों लोगों की जिंदगियों को शक्ल दी। चलिए मिलकर इसके राज खोलते हैं। तो सवाल यही है, आखिर किसी समाज को इतने सटीक तरीके से कैसे बनाया जा सकता है? क्या नियम कानून सच में हर इंसान की किस्मत को जन्म से ही कंट्रोल कर सकते हैं? मौर्य पूर्व काल हमें इस सामाजिक प्रयोग का एक बहुत ही अनोखा और गहरा उदाहरण देता है। इस समाज का जो मूल सिद्धांत था वो था बंटवारा। और हाँ, ये कोई इत्तेफाक नहीं था, बल्कि एक बहुत ही सोच समझकर तैयार की गई सामाजिक संरचना थी, जिसकी परतें हम अब एक एक करके खोलने जा रहे हैं। इस पूरे सोशल स्ट्रक्चर के केंद्र में थी वर्ण व्यवस्था। समाज को 4 मेन ग्रुप्स में बांटा गया था, और यही बंटवारा हर व्यक्ति की पहचान, उसके काम और उसके अधिकारों को तय करता था। ये इस पूरी दुनिया का फाउंडेशन था। लेकिन ये सिर्फ 4 बराबर ग्रुप्स का बंटवारा नहीं था। असल में ये एक सख्त पदानुक्रम था, मतलब एक सामाजिक सीढ़ी, जहां कुछ ग्रुप्स बाकियों से साफ तौर पर ऊपर थे। किसी की भी जगह जन्म से तय थी और उस सीढ़ी पर ऊपर चढ़ना लगभग नामुमकिन था। यहां हम इस सोशल पिरामिड को देख सकते हैं। सबसे ऊपर थे ब्राह्मण, यानी पुजारी और विद्वान, जिन्हें ज्ञान का रखवाला माना जाता था। उनके ठीक नीचे थे क्षत्रिय, योद्धा और शासक, जिनका काम था रक्षा करना। फिर आते थे वैश्य, जो व्यापारी, किसान और कारीगर थे, मतलब अर्थव्यवस्था की रीढ़। और सबसे निचले पायदान पर थे शूद्र, जिनका कर्तव्य बाकी 3 वर्णों की सेवा करना था। तो ये जो सामाजिक ढांचा था, ये सिर्फ एक ख्याल नहीं था, इसे मजबूती से लागू भी किया गया था। पर कैसे? इसे कानूनों और नियमों के एक जटिल ताने बाने से मजबूती दी गई थी। पर ये कानून काम कैसे करते थे और लोगों की जिंदगी पर इनका क्या असर होता था? इस पूरी कानूनी व्यवस्था की नींव थे धर्मसूत्र। अब धर्मसूत्र क्या थे? इन्हें आप प्राचीन भारत का एक तरह का संविधान और कानूनी कोड समझ सकते हैं। ये ग्रंथ सिर्फ धार्मिक कर्तव्य ही नहीं बताते थे, बल्कि सिविल और क्रिमिनल लॉ भी तय करते थे, जो सीधे सीधे वर्ण व्यवस्था पर आधारित थे। और यहीं इस सिस्टम की सबसे जरूरी बात सामने आती है, कानून सबके लिए बराबर नहीं था। किसी के अधिकार और उसके कर्तव्य पूरी तरह से इस बात पर निर्भर करते थे कि वो किस वर्ण में पैदा हुआ है। यहां न्याय की देवी की आंखों पर पट्टी नहीं बंधी थी। चलिए इसके कुछ उदाहरण देखते हैं। वैश्यों यानी व्यापारियों को पैसे उधार देने के काम के लिए बुरा माना जाता था। सोचिए, एक ऐसा काम जो आज की अर्थव्यवस्था की नींव है। वहीं दूसरी ओर शूद्रों पर तो अनगिनत पाबंदियां थोपी गई थीं, जो उनकी जिंदगी के हर पहलू को कंट्रोल करती थीं। ये एक लाइन शूद्रों की कठोर सच्चाई को बयां करती है। उन्हें धार्मिक और कानूनी अधिकारों से वंचित कर दिया गया और समाज में सबसे निचले पदों पर धकेल दिया गया। जरा सोचिए, एक ऐसी दुनिया में रहने के बारे में जहां कानून और धर्म दोनों ही आपके खिलाफ खड़े हों। अच्छा, अब समाज की बड़ी तस्वीर से हटकर घर के अंदर की दुनिया में झांकते हैं। परिवार के अंदर पावर का बैलेंस कैसा था और पुरुषों और महिलाओं की भूमिकाएं कैसे तय की गई थी? उस समय परिवार की जो बेसिक यूनिट थी, उसे कुल कहते थे। ये आज की न्यूक्लियर फैमिली जैसा नहीं था, बल्कि एक बड़ा जॉइंट परिवार था, जिसमें कई पीढ़ियां एक साथ रहती थीं और एक ही छत के नीचे एक दूसरे से जुड़ी होती थीं। परिवार से भी बड़ा दायरा था नाटक का, जिसमें माँ और पिता दोनों तरफ के सभी रिश्तेदार शामिल होते थे। ये उस समय के जटिल सोशल नेटवर्क को दिखाता है, जहां रिश्तेदारी और खानदान का बहुत ज्यादा महत्व था। और इस पूरे फैमिली स्ट्रक्चर के अंदर पावर का तराजू साफ तौर पर एक तरफ झुका हुआ था, पुरुषों की ओर। पितृसत्तात्मक सोच हावी हो गई, जिससे परिवार और समाज में पुरुषों को लगभग पूरा अधिकार मिल गया। ये तुलना पुरुषों और महिलाओं की दुनिया के बीच की गहरी खाई को दिखाती है। पुरुषों को समाज में ऊंचा दर्जा हासिल था, जबकि महिलाओं को उनके अधीन माना जाता था। उन्हें जिंदगी भर किसी न किसी पुरुष, चाहे वो पिता हो, पति हो या बेटा हो, के संरक्षण में रहना पड़ता था। उनकी अपनी कोई आजाद पहचान नहीं थी। इस असमानता का शायद सबसे बड़ा प्रतीक था उपनयन संस्कार से महिलाओं को बाहर रखना।
देखिए, ये सिर्फ एक धार्मिक रस्म नहीं थी, ये फॉर्मल एजुकेशन की शुरुआत का प्रतीक था, ज्ञान की दुनिया का दरवाजा, और महिलाओं को इससे दूर रखकर उन्हें तरक्की के सबसे बड़े रास्ते से ही अलग कर दिया गया। तो वर्णों के सख्त बंटवारे से लेकर परिवार के अंदर जेंडर रोल्स तक हमने मौर्य पूर्व समाज की एक काफी जटिल तस्वीर देखी है। आइए अब इसके जो मुख्य निष्कर्ष हैं उन्हें एक साथ जोड़कर देखते हैं। तो संक्षेप में कहें तो ये एक ऐसी दुनिया थी जो कुछ खास सिद्धांतों पर बनी थी। पहला, समाज 4 वर्णों में सख्ती से बटा था। दूसरा, कानून और कर्तव्य जन्म से तय होते थे। तीसरा, सबसे निचले वर्ग को गंभीर कानूनी और धार्मिक नुकसान झेलना पड़ता था। और आखिर में पारिवारिक ढांचा पूरी तरह से पितृसत्तात्मक था, जहां महिलाओं को शिक्षा से दूर रखा जाता था और उनकी भूमिका हमेशा पुरुषों के अधीन होती थी। और हम आपको इसी एक बड़े सवाल के साथ छोड़े जा रहे हैं, जब एक समाज को जन्म पर आधारित स्थायी बंटवारे पर बनाया जाता है तो उसकी विरासत क्या होती है, उसके परिणाम और उसकी गूंज सदियों तक कैसे महसूस की जा सकती है। ये सिर्फ इतिहास का सवाल नहीं है, बल्कि एक ऐसा सवाल है जो आज भी हमारे समाजों के लिए मायने रखता है।